यस मैम। ओके। अच्छा, मुझे बताएं, नॉर्मेलिटी टेस्ट की समझ आ गई है, लगाते कैसे हैं? नॉन नॉर्मल डेटा को कैसे रीड करते हैं? अगर डेटा जो है वो नॉर्मलिटी नहीं है तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, और किस डेटा को नॉर्मलिटी के लिए ट्रांसफॉर्म करते हैं और किसको नहीं करते? यस मैम आगे। बाकी लोग भी बताएं, मैसेज कर दो। यस मैम आ गई है। ओके। चलें जी, अब जब आप नॉर्मेलिटी टेस्ट लगा चुके हो, ठीक है, या आप अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर चुके हो कॉक्स टेस्ट के थ्रू। किधर गया जी? अगर आप अपने डेटा को, या तो आपका डेटा नॉर्मलाइज है या आप उसको नॉर्मलाइज कर चुके हो, या अगर आपका डेटा नॉर्मल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो अब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ जाते हो। आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, आपका जो हाइपोथेसिस आपने बनाया है, उसको टेस्ट करते हो वाया डिफरेंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो अगर आपका डेटा, अब यहाँ पे स्क्रीन अगर आपको शो हो रही है, आपको पीपीटी शो हो रही है? यस मैम। ठीक है, अगर आपका डेटा टेस्ट, नॉर्मेलिटी टेस्ट आपने लगाया, अगर जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट था, नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब है कि आपकी पी वैल्यू जो है वो 0.05 से ज्यादा थी, तो आपका डेटा नॉर्मल था। ठीक है, तो अगर डेटा नॉर्मल है तो आप पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हो। पैरामीट्रिक टेस्ट में आपके टी टेस्ट आ जाते हैं। टी टेस्ट की हमारी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद टी टेस्ट के बाद अनोवा है पैरामीट्रिक टेस्ट में, और इसके बाद पियर्सन कोरिलेशन है, और साथ में इसमें डिफरेंट तरह के रिग्रेशन भी आ जाते हैं। अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उस पे पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं, टी टेस्ट, अनोवा, पियर्सन कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस। अगर आपका डेटा नॉर्मल नहीं है तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हो, जिसमें हमारे पास काई स्क्वायर आ जाता है, मेंस विटनी आ जाता है, क्रुस्कस वेलिस टेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो पियर्सन कोरिलेशन नहीं लगता नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में, बल्कि स्परमन कोरिलेशन लगता है। ठीक है, तो ये टाइम के साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। तो अभी आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे, और सबसे पहला जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो टी टेस्ट है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, टी फॉर टू। टी टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं? टी टेस्ट हम उस टाइम पे अप्लाई करते हैं जब आपने मीन्स को कंपेयर करना हो और स्टैंडर्ड डेविएशंस को कंपेयर करना हो ऑफ 2 ग्रुप्स। ठीक है, आपके पास सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं, 1 वेरिएबल है और 2 ग्रुप्स हैं, कंट्रोल है या ट्रीटमेंट है, बिफोर है या आफ्टर है, या 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स है। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स है। आप 2 टेम्परेचर्स पे जैसे इफेक्ट चेक कर रहे हो इंसेक्टिसाइड का, तो आपके पास ओनली जब आपके पास 2 ग्रुप्स हों और आपने 2 मीन्स को कंपेयर करना हो तो आप टी टेस्ट अप्लाई करते हो। ठीक है। अच्छा, अब टी टेस्ट की टाइप्स कौन कौन सी है, जल्दी से आप रीड कर लेते हैं, और फिर हम एग्जांपल से इसको मिनी टैब में जो है वो एनालाइज करेंगे डिफरेंट डेटा को। अच्छा जी, वन सैंपल टी टेस्ट है आपके पास, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है आपके पास, जो 2 सैंपल टी टेस्ट भी इसको कहते हैं, और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है। ठीक है, इसको डिपेंडेंट टी टेस्ट भी कहा जाता है। वन सैंपल टी टेस्ट, दोबारा बता रही हूँ, जब आपके पास ओनली 2 ग्रुप्स हों, कंट्रोल या ट्रीटमेंट, या एक ही आपके पास, फॉर एग्जांपल मील से पहले ग्लूकोज लेवल, बिफोर मील, आफ्टर मील ग्लूकोज लेवल। ठीक है, या आपके पास 2 इंडिपेंडेंट कोई दो जो है वो वेरिएबल्स हो और आपने उसको कंपेयर करना हो, तो आप टी टेस्ट अप्लाई करते हो। वन सैंपल टी टेस्ट जो है वो लीस्ट कॉमन टी टेस्ट है जिसको हम अप्लाई करते हैं, लेकिन कभी ना कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाती है, तो मैं इसको भी आपको अप्लाई करना सिखाऊंगी। तो वन सैंपल टी टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास जो है वो
पॉपुलेशन का मीन नोन हो, आपके पास एक पहले से ही वैल्यू मौजूद हो। या फॉर एग्जांपल आप जो है वो आपके पास डेटा मौजूद हो 50 साल पहले का, कि हमारे पास 50 साल पहले मीन ये था। आप 50 साल बाद अगेन डेटा लो और कंपैरिजन करो उस 50 साल पहले के डेटा के साथ, कि क्या पहले जो है ये मीन दिस वन था। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले जो है मीन 50 था, क्या वेट जो है वो 50 था। अब जो है, अब भी क्या 50 साल के बाद भी क्या वो वेट जो है वो 50 ही रहा या उससे डिफर कर गया। तो देन हम वन सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं, कि हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू पहले से ही मौजूद होती है। हम टेस्ट लगाते हैं, जो हमारी रीडिंग्स आती हैं उसको जो पहले से मौजूद वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग whether the average body weight of a specific population of lizards is different from a known standard body weight। नॉन स्टैंडर्ड बॉडी वेट हमें पहले से ही मौजूद है। हमने एक्सपेरिमेंट लगाया और हमने ये टेस्ट किया कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, हमारे पास जो सैंपल है लिजर्ड्स का, क्या उसका एवरेज बॉडी वेट जो स्टैंडर्ड बॉडी वेट है उससे मैच करता है या डिफरेंट है। ठीक है, इस चीज की समझ आई आप लोगों को वन सैंपल टी टेस्ट में। यस मैम। ठीक है, तो अभी इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से शो करती हूँ। गोइंग टू एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट आपको एक्सेल शीट शो हो रही है। यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो बॉडी लेंथ के साथ क्वेश्चन आ गया है। सपोज वी आर स्टडिंग द एवरेज बॉडी लेंथ ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिजिट एंड वी वांट टू टेस्ट व्हेदर द एवरेज बॉडी लेंथ इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अ नोन स्टैंडर्ड लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लेंथ है हमें पहले ही नोन है, वो है 15 सेंटीमीटर। हमने जो है वो सैम्पलिंग की है और लेंथ मेजर की है अपने पॉपुलेशन के से हमने सैंपल लिया और हमने 15 लिजर्ड्स की लेंथ मेजर की है, और हमने ये देखना है कि क्या अभी भी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर ही है एवरेज लेंथ या इससे डिफर कर गई है। ठीक है, तो आपके पास ये डिफरेंट बॉडी बॉडी लेंथ्स आ जाएंगी, ये 15 डिफरेंट सैंपल्स की। तो आपका हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस शो करेगा देयर इज अ नो डिफरेंस। वो ये शो करेगा द मीन बॉडी लेंथ ऑफ लिजिड 15 सेंटीमीटर, कि अभी भी वो 15 सेंटीमीटर ही है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। लेकिन हमने सैम्पलिंग अगेन क्यों की है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी थेरीज हैं कि अभी जो है मे बी बिकॉज ऑफ सम एवोल्यूशन जो मीन बॉडी लेंथ है लिजर्ड की वो डिक्रीज हो गई है। तो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, थ्योरी हमारी ये थी कि विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम मे बी ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट और क्लाइमेट इफेक्ट जो है वो लिजर्ड की जो मीन बॉडी लेंथ है वो चेंज हो गई है, इसी को हम टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा, द मीन बॉडी लेंथ ऑफ द लिजर्ड इज नॉट 15 सेंटीमीटर, कि अब 15 सेंटीमीटर एनीमोर नहीं है बल्कि इसका वो चेंज हो गई है। तो इस चीज को हम टेस्ट करेंगे। ओके, इस चीज की समझ आ गई है। हाइपोथेसिस हमने जो बनाया है, नल कह रहा है कि हमारे पास 15 सेंटीमीटर ही है, और जो हमारा एक्चुअल हाइपोथेसिस है जो हमने टेस्ट करना है कि अब ये 15 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि इससे डिफरेंट है। ओके मैम। अच्छा जी, अभी मैं जा रही हूँ जो है इसी को टेस्ट करने के लिए मिनी टैब में। तो मैं क्या करूंगी, अपना डेटा जो है वो इसको मैं पेस्ट करूंगी। ओनली मुझे बॉडी लेंथ चाहिए, कॉपी एंड पेस्ट इन द मिनी टैब। मिनी टैब की फाइल आपके साथ शेयर करूँ, दिस वन। ठीक हो गया, ये मेरी एक्सपेरिमेंटल जो मैंने खुद मेजर की है अपनी सैंपल से अपने पॉपुलेशन की, वो ये लेंथ थी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ इसको टेस्ट करने, क्योंकि हमारे पास एक ही ग्रुप है और हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू मौजूद है वो 15 सेंटीमीटर है। तो मैं स्टैट में जाऊंगी, बेसिक स्टेटिस्टिक्स में जाऊंगी। यहाँ पे ये आपके पास वन सैंपल जी टेस्ट नहीं लगाना,
ये आप पॉपुलेशन के लगाते हो जब आपके पास पूरी पॉपुलेशन मौजूद हो, लेकिन हम क्योंकि सैम्पलिंग के थ्रू करें तो वन सैंपल टी टेस्ट आपने लगाना है। इसको आप क्लिक करोगे, ये अब आपसे पूछ रहा है कि वन और मोर सैंपल ईच इन अ कॉलम, या डेटा आपके पास समराइज है, हमारे पास एक कॉलम में डेटा मौजूद है। ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं हाइपोथाइज्ड मीन क्या है आपका। हमारा हाइपोथाइज्ड मीन क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड मीन क्या है, 15, ऐसे ही है ना। 3। हाँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं 15 लिख दूंगी। यहाँ पे बॉडी लेंथ जो है ये मैं इसको क्लिक करके बॉडी लेंथ ऐड कर दूंगी। फिर आप जाएंगे ऑप्शंस में। अब यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम हम 95% करते हैं, जिसमें हमारे पास एरर का चांस कितना होता है, पी वैल्यू कितनी होगी। अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 95 हुआ तो पी वैल्यू क्या होनी चाहिए। 0.05। हाँ जी, 0.05। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हम 99 भी समटाइम रखते हैं फॉर हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट के लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब ह्यूमन पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ह्यूमन का डेटा ले रहे होते हैं, तो हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो 99 रखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम 95 ही रखते हैं। ठीक है, तो अगर 99 हुआ तो हमारे पास एरर चांस का एरर सिर्फ 0.01 होगा। तो यहाँ पे मैं 95 ही रहने देती हूँ। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो बता रहा है कि मीन इज नॉट इक्वल टू हाइपोथाइज्ड मीन, ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ओके। ओके। ये अब देखिएगा, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दे दी है उसने। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप ले सकते हो वैसे भी, और यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये सेम वही चीज है। टी टेस्ट जो है ये यहाँ पे आपका दिस वन, इस बॉक्स में जो नीचे वाला बॉक्स है जहाँ पे टेस्ट लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, जो आपका आपका सैंपल वैल्यू है वो 15 की इक्वल है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आपका ट्रू हाइपोथेसिस है वो कह रहा है कि अब 15 नहीं रही, चेंज हो गई है। ठीक है, तो अब टी वैल्यू आपके पास आई है 3.51। ठीक है, ये आपकी टेस्ट वैल्यू है, इसको आपने शो करना होता है आपके जब आप रिजल्ट लिख रहे होते हो, या आप जब टेबल में ऐड करते हो अपनी वैल्यू, तो आपने यहाँ पे लिखना होता है T = 3.51। और पी वैल्यू ये आपकी चांस ऑफ एरर है। अच्छा, अब ये आ रही है हमारे पास एरर का चांस था 0.05। ठीक है, तो ये पी वैल्यू हमारे पास लेस देन 0.05 है, पी वैल्यू है हमारे पास 0.003। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर जीरो पॉइंट जीरो पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा हुई तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने कल नॉर्मेलिटी टेस्ट में किया था, तो हमारा डेटा नॉर्मल होगा। ठीक है, यहाँ पे हम अगर 0.05 से कम है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, कि हमारे जो है वो अब हमारे जो सैंपल डेटा है वो ये शो कर रहा है कि 15 से डिफरेंट है। ठीक है, 15 से डिफरेंट है, हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे ऑन द बेस ऑफ पी वैल्यू। इस चीज की समझ आई है। यस, क्लियर। ठीक है, क्लियर है। तो आपने हमेशा टी टेस्ट की वैल्यू को आपने रिकॉर्ड करना है, कि हमारा टी टेस्ट आपने लिखना है अपने रिजल्ट्स में कि आपने टी टेस्ट कौन सा अप्लाई किया। वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई किया और हमारे पास जो स्टैंडर्ड मीन था वो 15 था। टी वैल्यू हमारी 3.51 आई है, और पी वैल्यू जो है वो हमारी इज इक्वल टू 0.003 है। ऑन द बेस ऑफ पी वैल्यू, क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से कम है, तो मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करती हूँ और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करती हूँ, जो हमें ये कहता है कि अब जो एवरेज लेंथ है वो स्टैंडर्ड वैल्यू से चेंज्ड है, तो इसमें डिफरेंस मौजूद है। तो ये आपका वन सैंपल टी टेस्ट होगा। मुझे बताएं, ये क्लियर है तो मैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलती हूँ। सबको यस क्लियर है। मैम। ओके। यस मैम। अच्छा, थोड़ा सा आपका पी वैल्यू को और रिकॉर्ड करने का बताना है यहाँ पे। ये देखें,
सिग्निफिकेंस लेवल जो है, अगर आपकी वैल्यू 0.05 से, आपको स्लाइड शो हो रही है, पीपीटी स्लाइड? यस। हाँ जी, यस। यहाँ पे पी वैल्यूज जो है वो 3 दिखाई गई हैं। ठीक है, नंबर वन, पी वैल्यू को आपने जीरो कभी नहीं लिखना। अगर वो जीरो आ भी जाए ना, अगर वो जीरो आ भी जाए तो पी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, क्योंकि जो एरर ऑफ चांस है वो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो अगर वो जीरो, अगर टेस्ट की वजह से आपकी 0.000 आ भी जाए तो आपने उसको लिखना है लेस देन 0.001। क्लियर? अगर आपकी पी वैल्यू जीरो भी आ जाए तो आपने जीरो नहीं लिखना, पी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती साइंटिफिकली। चांस ऑफ एरर हमेशा मौजूद रहता है, 99.9% आप श्योर हो गए, फिर भी आप 0.001% जो है वो अनश्योरिटी का लेवल रहता है, तो आपने हमेशा 0 पॉइंट पी वैल्यू लेस देन 0.001 लिखनी है। तो आप रिजल्ट कैसे डिपिक्ट करोगे? अगर आपकी वैल्यू 0.05 या 0.05 से कम है, ठीक है, 0 पॉइंट या 0.05 से कम है, तो आपको हो गए देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। लेकिन अगर आप देखते हो कि ये 0.01 से भी कम है, जैसे अभी हमारी आई है, कितनी आई है हमारी अभी वैल्यू, पी वैल्यू, हमारी पी वैल्यू आई थी अभी 0.003। 0.003 जो है, ये 0.01 से भी कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है दे जो हमारे दोनों ग्रुप्स का डिफरेंस है वो वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। तो आप वेरी का वर्ड यूज कर सकते हो कि हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। तो अगर वो जीरो आ जाती है या जो है वो अराउंड 0.001 से भी कम आती है, तो आप वेरी हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस के वर्ड यूज कर सकते हो। तो रहेगा सिग्निफिकेंट डिफरेंस ही। ठीक है, तो जस्ट आपने जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में, जब आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, आपने उनका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से आपके रिजल्ट को बताने हैं कि जिसमें ज्यादा डिफरेंस मौजूद है, जिसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है, जिसमें हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है, तो सिर्फ आप वर्ड चेंज कर सकते हो किस बेस पे? अपनी पी वैल्यू की बेस पे। ठीक है, तो पी वैल्यू अगर 0.05 से बिलो है तो आप सिग्निफिकेंट का वर्ड यूज करोगे, अगर 0.01 से है तो इसका मतलब है आप 99% श्योर हो, तो आप वेरी सिग्निफिकेंट या हाईली सिग्निफिकेंट का वर्ड यूज कर सकते हो। अगर जीरो है या 0.001 से कम है तो आप वेरी हाईली सिग्निफिकेंट का डिफरेंस जो है वो वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ज्यादातर पी वैल्यू लिखने के एथिक्स जो है वो ये हैं कि आप एग्जैक्ट अपनी पी वैल्यू लिख दो। जैसे अभी हमारी 0 पॉइंट जो है वो 0.03 आई, 0.003 आई है, तो एग्जैक्ट वही वैल्यू लिख दो। ठीक है, बजाय इसके कि आप लिखने के कि मेरी पी वैल्यू जो है वो 0.04 से कम है। ठीक है, या अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो 0.56 है, तो एग्जैक्ट नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट को शो कर रहा है, नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस को शो कर रही है ये वाली, तो आप इसको एग्जैक्ट लिखोगे। अगर 0.000 आती है, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो आप फिर आप उसको पी वैल्यू इज लेस देन 0.001 लिखोगे। इस चीज की समझ आ गई है? जल्दी से बताओ। मैं राइट अप में बता रही हूँ आपको, जब आप थीसिस लिखने जा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप एग्जैक्ट वैल्यू लिखो एज कंपेयर टू कि आप जो है वो उसको लिखो कि लेस देन 0.05 है, कोई भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप अपनी पी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट लिखोगे तो देयर इज अ मोर एक्यूरेट मेथड टू राइट। इस चीज की समझ आई है? यस मैम। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट जो है वो चल रही हूँ हमारे सेकेंड टी टेस्ट की तरफ। सेकेंड टी टेस्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इसको हम टू सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली दो इंडिपेंडेंट डेटा को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, और मोस्ट कॉमन टी टेस्ट है हमारी स्टडीज में। ठीक है, कंपेयर द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप टू सी इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हमने दो पैरामीटर्स को मेजर किया है और दोनों पैरामीटर्स का फिर देखना है कि क्या इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कंपेयरिंग द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। हमने सेम इन्वायरमेंटल कंडीशंस रखी हैं, सेम ऑक्सीजन लेवल है या सेम टेम्परेचर लेवल है, ठीक है, या सेम जो है वो वाटर के जो है वो सॉल्ट
जो सेम कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्ट प्रेजेंट है, तो हमने उनका इफेक्ट देखा है सेम इन्वायरमेंटल स्पीशीज पे, लेकिन टू डिफरेंट स्पीशीज हैं फिश की। तो ये दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर हमने दो डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करना हो, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को, क्योंकि एक स्पीसी के दूसरी स्पीसी के ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को अगर हमने कंपेयर करना हो तो हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्सेल शीट पे जाऊं के साथ एक्सेल शीट शो करूंगी, तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए हमारे पास हेयर आर द ग्रोथ रेट ऑफ टू स्पीशीज, स्पीसी वन और स्पीशी टू। अच्छा, स्पीशी वन जो है ये हमारे पास इसका ग्रोथ रेट दिस वन है, और स्पीशी टू का जो है वो एक ही इन्वायरमेंटल कंडीशन पे दूसरे का ये है। ये हमारे रिजल्ट है दो स्पीशीज के। अब जल्दी से मुझे कोई बताए कि इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा और अल्टरनेटिव क्या होगा, चाहे लिख के बता दे। नल होगा कि दोनों सेम है, हाँ ग्रोथ रेट्स दोनों का। जी, अल्टरनेटिव होगा कि दोनों का हाँ जी, दोनों ग्रोथ का रेट। ग्रोथ रेट जो है वो डिफरेंट है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस देयर इज अ नो डिफरेंस, दोनों का ग्रोथ रेट सेम है। अल्टरनेटिव क्या होगा कि दोनों का ग्रोथ रेट जो है वो डिफरेंट है। तो इसको मैं अब मिनी टैब में एंटर कर रही हूँ दोनों को। चलिए जी, मैं इसको एंटर कर चुकी हूँ मिनी टैब में। अब हमारे पास दो ग्रुप्स आ गए और दोनों जो है वो डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो मैं स्टैट में जाऊंगी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, इसी के नीचे वन सैंपल के नीचे आ रहा है टू सैंपल। ठीक है, टू सैंपल डिटरमिन वाइदर द मीन डिफर सिग्निफिकेंटली बिटवीन टू ग्रुप्स, इसको आप सिलेक्ट करोगे। अच्छा जी, वो अब ये कह रहे हैं क्या आपके बोथ सैंपल्स आर इन वन कॉलम। नहीं जी, हमारे डिफरेंट सैंपल जो है वो दो डिफरेंट कॉलम में, एक ही कॉलम में मौजूद नहीं है। तो आपने ये सिलेक्ट करना है, सैंपल वन में आपने स्पीसी वन, सैंपल टू में स्पीसी टू। ठीक है, ऑप्शंस में जाके देखिएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 डिग्रीज। ओके, ओके। ठीक है, इसी तरह आपकी रिजल्ट में डिस्क्रिप्टिव स्टेट है, डिस्क्रिप्टिव स्टेट के बाद एस्टिमेट डिफरेंस है। दो ग्रुप्स का डिफरेंस देखा गया है 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे, और ये टी टेस्ट है। डिफरेंस कितना है 0.48 का, ये आपको रिजल्ट में डिपिक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने जो लिखना है वो है ये टी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम 17, और पी वैल्यू जो है वो 0.000 है। ठीक है, अब जल्दी से बताएं ये क्या डिपिक्ट कर रही है पी वैल्यू। नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं? हमें नल हाइपोथेसिस को क्या करना है? एक्सेप्ट कर रहे हैं। नल चेक हाइपोथेसिस को करें। एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट हम तब करते हैं जब हमारे पास पी वैल्यू 0.05 से अबव हो। नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं होता अगर पी वैल्यू जैसे यहाँ 0 आ रही है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे पी वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेटिव जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था? देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ रेट ऑफ टू स्पीसीज, फिश स्पीसीज ऑन द सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो ये पी वैल्यू आपने 0.00 नहीं लिखनी, आपने क्या लिखना है पी वैल्यू को? पी वैल्यू इज लेस देन 0.001। ठीक है, जीरो नहीं लिखनी। अब जहां पे हमारे जीरो आ गई है तो आपने इसको जीरो नहीं लिखना, पी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। ठीक है, थ्योरेटिकली ये आ गया हमारे पास। ठीक है, जब हम आप दो इंडिपेंडेंट को कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, अभी मुझे जल्दी से बताओ, मैं छोटा सा आपका जरा टेस्ट लेती हूँ। हमारे पास एक लाइन चार्ट हमने बनाया था,
दिस वन एक्सेल शीट पे हमारे पास डेटा था इंसेक्टिसाइड डोज का, टू डिफरेंट टेम्परेचर्स का, टू डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने मोर्टेलिटी चेक की थी। अब मुझे बताएं यहाँ पे इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट लगेगा कि वन सैंपल टी टेस्ट लगेगा? वन सैंपल। वन सैंपल कैसे लगेगा? बताओ बताओ। नहीं, टू हाँ सैंपल। जी, वन सैंपल में हमारे पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप मौजूद था, और एक क्या थी हमारे पास पहले से मौजूद स्टैंडर्डाइज मीन वैल्यू मौजूद थी। हमने जो पहले से स्टैंडर्ड मीन वैल्यू मौजूद थी उसके साथ अपने इस एक सैंपल को कंपेयर किया था। इंडिपेंडेंट टेस्ट कब लगता है? जब हमारे पास हम एक पैरामीटर को दो डिफरेंट चीजों पे स्टडी कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम मोर्टेलिटी को यहाँ पे स्टडी करें कि अगर हम इंसेक्टिसाइड की डोज बढ़ाते जाएंगे तो मोर्टेलिटी इंक्रीज करेगी। तो क्या दो डिफरेंट टेम्परेचर पे भी इंक्रीज करेगी? तो ये दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, तो ये दो डिफरेंट टेम्परेचर पे जब हम मोर्टेलिटी चेक कर रहे हैं तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे दोनों डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, तो फिर दो डिफरेंट टेम्परेचर पे करें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगेगा इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान। तो हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। दो टेम्परेचर्स के दरमियान अगर मैं अगेन आपके साथ मिनी टैब की फाइल शेयर करूँ तो यहाँ पे 25 डिग्रीज पे और 35 डिग्रीज पे जो है वो इंसेक्टिसाइड का क्या इफेक्ट होता है मोर्टेलिटी का। स्टैट में जाऊंगी मैं, बेसिक स्टेटिस्टिक्स। वन सैंपल नहीं है हमारे पास, कोई स्पेसिफाइड मीन नहीं है, तो टू सैंपल या इसको इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी कहा जाता है, इसको मैं क्लिक करूंगी। तो हमारे दोनों जो है वो अपने अपने कॉलम में मौजूद हैं टेम्परेचर्स, तो मैं यहाँ पे स्पीसीज वाला रिमूव कर दूंगी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 एंड 35, ऑप्शंस में वही 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉरी 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। यहाँ पे हमारे रिजल्ट वाला कहेंगे, ये रिजल्ट्स आ गए हैं। हाँ जी, अब हमारी वैल्यू आई है 0 टी वैल्यू जो है वो आई है -2.23। डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी बताऊंगी। और पी वैल्यू जो है ये हमारे पास 0.048 है। ठीक है, तो अब बताएं हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? रिजेक्ट। हाँ जी, सारे जीरो बताओ पॉइंट जरा। जीरो रिजेक्ट करेंगे हाँ जी, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? पी वाली 0.05 से क्योंकि कम है। ये 0.05 पे। जीरो पॉइंट हाँ जीरो फाइव जी। से कम है। ठीक है, इवन के सिर्फ 0.02% लेवल ही कम है, लेकिन फिर भी कम है। तो ये हम इसका रिजल्ट किस तरह से लिखेंगे? देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। ठीक है, हाईली सिग्निफिकेंट या वेरी सिग्निफिकेंट का वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ी ही कम है 0.05 से। तो हम ये कहेंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। ओके हो गया? चले जी, हम तीसरे टेस्ट की तरफ जाते हैं जल्दी से। अच्छा जी, तीसरा टेस्ट है, इसको डिपेंडेंट टी टेस्ट भी कहा जा सकता है या पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास ग्रुप सेम हो, हम उसकी एक्टिविटी देखें बिफोर एंड आफ्टर। जैसे आपने ग्लूकोज लेवल चेक करना है बिफोर मील एंड आफ्टर मील। ठीक है, जब भी हम डायबिटीज का टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हम बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो देखते हैं, बिफोर मील और आफ्टर मील। इसी तरह से जब अपने टू मीन्स को कंपेयर करना हो लेकिन वो सेम ग्रुप के हो, जैसे एक ही 10 आपने माइस लिए हैं, आपने ट्रीटमेंट से पहले और आफ्टर ट्रीटमेंट इफेक्ट चेक करना है, तो उसको आपने कंपेयर करना है, तो आप पेयर्ड टी टेस्ट लगाते हो। ठीक है, measuring the difference in the activity level of a group of mice before and after administrating a specific drug। कि आपने एक स्पेसिफिक ड्रग जो है वो बनाई है, आपने देखना है कि क्या इस ड्रग से जो है वो वेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो आपने क्या करना है, पहले 10 माइस लिए, उसकी आपने रीडिंग ले ली, उसका वेट चेक कर लिया, फिर आपने एडमिनिस्टर की उसको ड्रग,
सम डेज के लिए, जैसा भी आपका एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद अगेन आपने उन्हीं 10 माइस का, अगेन कोई और 10 माइस नहीं लेने उस जिसका पहले आप वेट मेजर कर चुके हो, आपने अगेन आफ्टर ट्रीटमेंट उसका जो है वो वेट मेजर किया। फिर आप जब उसका डिफरेंस देख रहे हो तो देन ये आपके पास क्या होगा, पेयर्ड टी टेस्ट होगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सेल फॉर्म में शो कर सकूं। हाँ जी, एक्सेल की शीट नजर आ रही है आपको? Yes. ठीक है, यहाँ पे देखें, वेट बिफोर एंड आफ्टर डाइट, एक स्पेसिफिक डाइट। अगर आप किसी माइस या रैट को देख रहे हैं तो आपने 10 माइस लिए हैं, उसका पहले आपने वेट मेजर कर लिया है। फिर इसको आपने जो है वो फॉर एग्जांपल 10 डेज के लिए डाइट दी है। उन्हीं 10 माइस का अगेन आप वेट चेक करो, और अब आपने देखना है कि क्या डाइट का कोई इफेक्ट है, क्या उससे वेट गेन या जो है वो वेट लूज हुआ है। तो इस इफेक्ट को जब आपने चेक करना है, आपके पास एक ही ग्रुप है लेकिन आपने दो डिफरेंट कंडीशंस में उसको चेक करना है, बिफोर एंड आफ्टर डाइट। ठीक है, इसके लिए आप पेयर्ड टी टेस्ट लगाते हो। तो इसको मैं लेके जा रही हूँ मिनी टैब में। यहाँ पे इसको मैं अगर एंटर करूंगी, सॉरी, चलो, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक हो गया। अगेन मैं स्टैट में जा रही हूँ, बेसिक स्टेटिस्टिक्स, पेयर्ड टी टेस्ट। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टू डिपेंडेंट ग्रुप, दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर। तो इन वन कॉलम नहीं, हमारे पास जो है वो सैंपल 1 बिफोर, सैंपल 2 आफ्टर। ठीक है, इसको आप एंटर करोगे और ये आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। रिजल्ट्स वाली शीट अगर मैं पूरी ओपन करूं तो यहाँ पे इसने टी वैल्यू क्यों नहीं शो की, 1 सेकेंड बच्चों, शायद डेटा एंट्री नहीं सही। पेयर्ड, नहीं जी हमारे पास तो मौजूद नहीं। बिफोर आफ्टर 95, difference is not equal to hypothesized difference, all value in one column are identical। ये डेटा में कोई जो है वो डिफरेंस मौजूद है। अच्छा, डेटा में यहाँ पे कोई एरर है, एक मिनट, डेटा का डिस्क्रिप्टिव स्टैट लेके देखते हैं। मीन तो डिफरेंट ही है, स्टैंडर्ड एरर सेम है शायद, लेकिन अगर एरर सेम भी हो तो इससे डिफरेंस नहीं आना चाहिए। Again, determine whether the mean of two dependent relations। अच्छा बच्चा, डेटा में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं कोई और डेटा ट्राई करती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को 25 डिग्री वाले को देखें कि फॉर एग्जांपल ये बिफोर एंड आफ्टर का डेटा हो, तो इसके साथ मैं देखती हूँ। हाँ जी, उसमें डेटा में डिफरेंस मौजूद नहीं है, इसी वजह से
वो पी वैल्यू नहीं दे रहा, उसमें डेटा में कोई एरर है। तो अगर आपने बिफोर या आफ्टर का देखना हो तो आप क्या करोगे, पेयर टी टेस्ट लगाओगे। इस डेटा में कोई प्रॉब्लम है, मैं चेक करती हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपने बिफोर एंड आफ्टर का करना हो तो आप पेयर्ड टी टेस्ट लगाओगे। ठीक है, इसको मैं मजीद कोई और डेटा आपको जो है वो सेंड करूंगी देख के, तो फिर आप जो है वो उस पे लगा के देखिएगा। तो अब जब आपके पास सेम पैरामीटर हो, ठीक है, और आपने बिफोर एंड आफ्टर स्टडी करनी हो तो हम पेयर्ड टी टेस्ट लगाते हैं, और यहाँ पे ये टेस्ट शो कर रहा है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। इवन कि ये जो जिस पे लगाए ये तो इंडिपेंडेंट थे ना, बिफोर एंड आफ्टर वाले पे जब आप लगाएंगे तो फिर आपने देखना है कि क्या बिफोर एंड आफ्टर डाइट का कोई इफेक्ट था या नहीं था। ठीक हो गया। मैं डेटा देख के आपको दोबारा सेंड करती हूँ, तो फिर आप उस पर लगा के देखिएगा। हाँ जी, इस चीज की समझ आई है। ये तीन हमारे पास टी टेस्ट थे। ओके। ठीक है, तीनों का डिफरेंस समझ आया है। मैं अब डेटा सेंड करूंगी आपको एक्सेल फाइल में। आपने उसको पहचानना है कि ये हमारे पास कौन सा टेस्ट है और इस पे कौन सा टी टेस्ट लगेगा। ठीक हो गया। मैं तीनों डिफरेंट तरह के डेटा को डेवलप करके आपको भेजूंगी और आपने खुद उसको select देखना है क्वेश्चन को देखते हुए कि इस पे कौन सा टी टेस्ट अप्लाई होगा। ठीक है, अगेन मैं आपको लास्ट में रिमेम्बर करवा रही हूँ, जब आपके पास डेटा नॉर्मल हो और आपके पास सिर्फ टू ग्रुप्स हो, ठीक है, टी फॉर टू याद रखिएगा, देन आप टी टेस्ट अप्लाई करते हैं अगर आपका डेटा नॉर्मल हो। देन आपने देखना है कि अगर आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड मीन मौजूद है तो आप वन सैंपल लगाओगे। अगर आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो आप टू सैंपल इंडिपेंडेंट टेस्ट लगाओगे। और अगर आपके पास एक ही ग्रुप है और आप एक जो है वो आफ्टर सम टाइम उस एक जैसे डाइट का इफेक्ट चेक कर रहे हो, तो बिफोर एंड आफ्टर वाली कंडीशन है, आपके पास जो इंडिविजुअल नंबर है वो सेम है, आपके पास सैंपल चेंज नहीं हो रहा, आप उसका इफेक्ट चेक कर रहे हो, तो आप पहले बिफोर एंड आफ्टर का डेटा जब आपके पास होगा देन आप पेयर्ड टी टेस्ट लगाओगे। क्लियर? यस मैम। ठीक है, चले मैं आपको डेटा सेंड करूंगी, तो नेक्स्ट वीकेंड तक आपने वो तीनों टी टेस्ट लगा के मुझे रिजल्ट सेंड करने हैं, और इस दफा सब ने अपनी अपनी फाइल सेंड करनी है। ठीक है, ओके, क्लास को मैं एंड कर रही हूँ आज के लिए।